Hey everyone, hope you all are doing great. Welcome back to my channel, and today I have come with new video and we are going to discuss class 12, the next chapter, that chapter 3, that is national income and related aggregates. See, this chapter and the next chapter are very important for your class 12 macroeconomics exams. और अगर आपको चैप्टर 3 ध्यान से समझ में आ गया, आपके लिए चैप्टर 4 उतना ही ईज हो जाएगा। तो आपको चैप्टर 3 की सारी वीडियोस और चैप्टर 4 की भी सारी वीडियोस बहुत ही ज्यादा हाई लेवल कंसंट्रेशन से देखनी है। So the name of our third chapter is National Income and Related Aggregates. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होती है, उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। अगेन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इस चैप्टर में से 3 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। तो हमें ये चैप्टर बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। तो ये जानने से पहले कि नेशनल इनकम होती क्या एक्चुअल में, हम उससे पहले कुछ ऐसे कंसेप्ट्स को देखेंगे जो हमें नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करेंगे। ऐसे 2-3 कंसेप्ट्स हैं और द फर्स्ट कंसेप्ट इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स made by the producer sector to the household sector owner of the factors of production for the use of their factor services. Factor income, फैक्टर इनकम हमारी इनकम है जो हाउसहोल्ड सेक्टर्स को मिलती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स सेक्टर। चैप्टर 2 में हमने जब हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट को की पढ़ा था, तब हमने देखा था कि प्रोडक्शन करने के लिए हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। और इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर्स हाउसहोल्ड सेक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट। यही फैक्टर पेमेंट्स हाउसहोल्ड सेक्टर्स की फैक्टर इनकम्स होती हैं। सो फैक्टर इनकम्स आर द पेमेंट्स मेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर्स। प्रोड्यूसर सेक्टर्स देते हैं हाउसहोल्ड सेक्टर्स को। क्यों देते हैं? क्योंकि पहले हाउसहोल्ड सेक्टर्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो अपनी फैक्टर सर्विसेज बदले में they gain factor payments from the producer sectors. Household sectors are the owners of factors of production. Factors of production, क्योंकि factors of production क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, रेंट, और ये हाउसहोल्ड सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, तो they are owners and they get factor payments in lieu of their factor services. Factor incomes are different from transfer income. फैक्टर इनकम हमने देख लिया, जब पहले हम हाउसहोल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उनके बदले में उन्हें फैक्टर इनकम मिलती है। तो हम देखेंगे कि ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम आर दोज व्हिच आर रिसीव्ड बाय पर्संस एज हेल्प और डोनेशन और चैरिटी। मतलब ये ऐसी इनकम है जिसके लिए हम कोई काम नहीं करते, ये एज हमें हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट और कई एजेंसीज अलग अलग तरह की स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद और उन्हें पैसे प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल हेल्प टू फ्लड विक्टिम्स, जब कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है कंट्री में, तो वो जो विक्टिम्स होते हैं, फ्लड विक्टिम्स या अर्थक्वेक विक्टिम्स, तो गवर्नमेंट उन विक्टिम्स को पैसे प्रोवाइड करती है उनके लॉस को कवर अप करने के लिए। तो जो ये सारी इनकम होती है, ये ट्रांसफर इनकम होती है, क्योंकि इनके लिए ना ही उन विक्टिम्स ने ना ही उन स्टूडेंट्स ने कुछ काम किया होता है, उन्हें बस वो ऐसे फ्री में पैसा मिल जाता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो these are transfer income because they are just transferred, they are not earned। एक पार्टी से
दूसरी पार्टी पे बस ये ट्रांसफर हो जाती हैं। तो फैक्टर इनकम इज अर्न्ड, क्योंकि फैक्टर इनकम्स को अर्न करते हैं हम, पहले कुछ काम करते हैं, उस काम के बदले में वो हमें पैसे मिलते हैं, सिर्फ फ्री में नहीं मिलते। While transfer income is unearned because they do not earn, they do not give anything in return for their transfer income. उन्हें वो फ्री में मिलती है इनकम, उनको कोई हेल्प या डोनेशन के जरिए से इनकम मिलती है। ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जब हम हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तब हम ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर अनअर्न्ड। इसके बदले में हमने कोई भी काम नहीं किया होता है, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी होती हैं। फैक्टर इनकम्स आर टू साइडेड एंड ट्रांसफर इनकम्स आर वन साइडेड। फैक्टर इनकम्स में तो हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर सेक्टर होते हैं, पहले इधर से कुछ सर्विसेज जाती हैं, उसके बदले में इधर से पेमेंट्स। लेकिन ट्रांसफर इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता, ये गवर्नमेंट होती हैं और ये विक्टिम्स होती हैं, और कोई कैलामिटी आई तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से इधर पैसा जाता है, ना कि विक्टिम्स की तरफ से इधर कुछ आता है। तो फैक्टर इनकम आर टू साइडेड एंड ट्रांसफर इनकम आर वन साइडेड। तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री। हमारी कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कौन से होते हैं? अलग अलग टाइप्स के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में सिर्फ हम उन्हीं लोगों की इनकम्स को इंक्लूड करते हैं जो हमारी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए टू कंडीशंस होती हैं। एक तो जो भी पर्सन है वो ऑर्डिनरीली रिजाइड करे हमारी कंट्री में या जो भी कंट्री है, और उस पर्सन के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उसी कंट्री में होने चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स। ऑर्डिनरी रिसाइड्स का मतलब होता है कम से कम 1 साल से ज्यादा तो उस पर्सन को उस कंट्री में रिसाइड रहना चाहिए, तभी वो पर्सन उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। अगर कोई पर्सन उस कंट्री में लेस देन 1 ईयर से रह रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब जो भी वो बंदा काम कर रहा है, अपना प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो उस कंट्री के हित में होना चाहिए, वो उस कंट्री के लिए होना चाहिए उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो नॉर्मल रेजिडेंट्स की टू क्वालिटीज हैं। ऑर्डिनरी रिसाइड करना चाहिए यानी कि 1 साल से ज्यादा, और जो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी कि जो भी हम हमारा काम करते हैं वो उस कंट्री के लिए करना चाहिए हमें। तो ये दो क्वालिटीज होती हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। अब हमारी कंट्री में दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, दूसरी कंट्री की एम्बेसीज होती हैं, क्योंकि आजकल हमारा जो वर्ल्ड है वो काफी कनेक्टेड सा वर्ल्ड है। हमें बहुत सारे कंट्रीज के लोग हमारे कंट्री में रहते हैं और बहुत सारे लोग दूसरे कंट्रीज में रहते हैं। तो अगर बाहर की कंट्रीज के लोगों को काम कुछ अपनी कंट्री से करना पड़े तो वो छोटे से काम के लिए अपनी कंट्री में ट्रैवल नहीं करते। तो इसके लिए हर कंट्री के जो लोग होते हैं वो हमारे कंट्री में अपनी एम्बेसीज बना लेते हैं, ताकि अगर उन्हें अपने कंट्री से रिलेटेड कोई छोटा मोटा काम हो तो उस एम्बेसीज के द्वारा कर ले, उन्हें अपनी कंट्री में बार बार ट्रैवल ना करना पड़े। तो जो फॉरेन एम्बेसीज हमारी इंडिया में बिल्ड है, दूसरी कंट्रीज की जो एम्बेसीज हमारी इंडिया में बिल्ड है और वहाँ पे जो इंडियन वर्क कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं और जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी हमारी कंट्री के लिए ही है। ऐसे ही जो बाहर के लोग इंडियन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं बाहर के देशों में, वो बाहर के देशों में रह रहे हैं तो वो वहाँ के ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुए और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरी कंट्री के लिए होता है। Indians employed WHO reported in India, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके कुछ जो सब्सिडरीज हैं वो इंडिया में लोकेटेड है और वो वहाँ पे इंडिया के लोग ही काम करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया बोले जाएंगे।
लेकिन अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है WHO के किसी सब्सिडरी में हमारे कंट्री में, तो वो वहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे क्योंकि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री के लिए होता है। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेम पॉइंट है क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी अगर फॉरेनर्स इंडिया में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सब्सिडरी में काम कर रहे हैं तो वो भी नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जैसे कि जो हमारे कंट्री के फॉरेन डिप्लोमेट्स एम्बेसडर्स होते हैं वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरी कंट्रीज में काफी टाइम तक रहते हैं। अब वो रहे तो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन जो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, लेकिन वो काम तो हमारे कंट्री के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे। और ऐसे ही दूसरी कंट्री में दूसरी कंट्री के फॉरेन डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर्स हमारे कंट्री में आते हैं, तो वो उन्हीं की कंट्री के रेजिडेंट्स माने जाएंगे, इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। Foreign citizens living in India for a period of more than 1 year, अगर कोई फॉरेन सिटीजन्स हमारे कंट्री में किसी मेडिकल या किसी भी वजह से 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, तो वो हमारे कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। ऐसी अगर कोई फॉरेन लेस देन 1 ईयर हमारे कंट्री में रह रहे हैं तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो ये था कंसेप्ट नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कंसेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। आपको लगेगा जो हमारा इंडिया का मैप है वो हमारी, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कुछ हमारा इंडिया हमें दिखता है, आपको लगेगा बस जो ये लैंड बाउंड्री है वही हमारी टेरिटरी है, लेकिन जो डोमेस्टिक टेरिटरी है इज वाइडर देन पॉलिटिकल टेरिटरी। ये हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी है, लेकिन जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो इस लैंड बाउंड्री से ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस जो हमारे इस लैंड बाउंड्री से बाहर सिचुएटेड होती हैं वो भी इंक्लूडेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो हम फ्रीली कर सकते हैं, हमें किसी की रोक टोक की जरूरत नहीं होती है। तो domestic territory is wider term than political territory because it includes embassies and military bases that are situated outside the political territory of India. ऐसे ही अगर किसी बाहर की कंट्री का एम्बेसी या मिलिट्री बेस हमारे कंट्री में सिचुएटेड है, वो तो हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। लेकिन ये रूल सिर्फ एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस पे अप्लाई होता है। ये 4 पॉइंट्स से हमें ये बात और भी क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है इंडियन एम्बेसी। अब ये है तो ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे ये छोटा सा जो डॉट है वो हमारी इंडियन एम्बेसी है। अब देखा जाए तो ये इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया की पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है, लेकिन फिर भी ये इंडियन एम्बेसी हमारे कंट्री का डोमेस्टिक पार्ट है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करी जाएगी। ऐसी अगर कोई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी यहाँ इंडिया में सिचुएटेड हो तो ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं, क्योंकि एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस वो जिस कंट्री की होती है जहाँ पर भी सिचुएटेड हो वो डोमेस्टिक उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर आती है। अब Japanese bank situated in India will be included in India's domestic territory। अब ये इंडिया है और यहाँ पे कोई जापानीज मतलब जापान वो ओन करता है बैंक, तो ये बैंक हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा, तो ये इकोनॉमिक पर्पस के लिए किया जाता है। ऐसी अगर ये जापान है और यहाँ पे कोई हमारा इंडियन बैंक सिचुएटेड है तो ये जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ना कि इंडिया की। सिर्फ एम्बेसीज और मिलिट्री बेसिस वो जिस कंट्री के होते हैं उसी कंट्री में इंक्लूड किए जाते हैं। That's why domestic territory is wider than political territory। तो ये था हमारा टॉपिक सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम।
and that's it for today's video. We will meet until our next video. Until then, keep learning, keep growing. Bye bye.